Hello students, welcome to all of you in the Mungnale College classes. Myself Munand Mungnale. Student, in the last class we had discussed about the digestion and absorption chapter, and in that chapter we had discussed about the part of alimentary canal and digestive glands. Now the next part of the chapter is digestion of food. Okay, digestion of food. Okay, you know there are 5 events, 5 steps occur in the human nutrition. One is ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and fifth is egestion और defecation. So उसमें से जो first process है, that is ingestion we have finished. That is process of intake of food in the body, process of intake of food through the mouth, ingestion of food through the mouth is called as ingestion process, intake of food. Now what is digestion? In digestion what happen? Different food substrates when we consume, that is carbohydrate, proteins, vitamins, fats, nucleic acids, these all are called as organic substrates, foodstuffs, and in that food there is the complex molecule there. So when we consume the food, that food having complex biomolecule, and then that complex biomolecule is converted into simple form. It's called a digestion. The simple process of digestion is conversion of complex, non-diffusible, non-absorbable food into simple, diffusible and absorbable form is called as digestion. और डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन, इनसोल्युबल फूड का कन्वर्शन सिंपल फॉर्म में होता है, सोल्युबल फॉर्म में होता है, ओके, और अब्सॉर्बेबल फॉर्म में होता है, क्योंकि वो फूड अब्सॉर्ब होना चाहिए ना, तभी वो डाइजेस्ट हुआ है, मतलब वो बेनिफिट है उसका, उसी अब्सॉर्ब फूड से एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है ना। तो डाइजेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है. डाइजेशन ऑकर बाय 2 वे. वन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन. ओके, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अदर इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है? फूड मटेरियल जो है ब्रेक डाउन होता है, उसके टुकड़े होते हैं, मैस्टिकेशन होता है, क्रशिंग होता है, उसके स्मॉल पीस बनते हैं इसके फूड के. तो मैकेनिकल प्रोसेस में पहला क्या आता है? उसमें पहला आता है मैस्टिकेशन, जो हम टीथ के द्वारा करते हैं. टीथ के द्वारा, टीथ में प्रीमोलार एंड मोलार जो है, प्रीमोलार एंड मोलार हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड. क्योंकि मैंने बोला था आपको, इंसिसर हेल्प इन द बाइटिंग, कैनाइन हेल्प इन द टेयरिंग, एंड प्रीमोलार एंड मोलार हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड. तो मैस्टिकेशन मतलब क्या है? फूड को च्यूइंग करना, चबाना उसको बोलते हैं हम लोग. देन डिग्लूटेशंस. सेकंड प्रोसेस इज डिग्लूटेशंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्लूटेशंस? ओके, swallowing, intake of food, swallowing of food is called as deglutations. मतलब माउथ में जब हम फूड च्यूइंग करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, तो दैट फूड गेट मिक्स विद सलावा एंड देन दे फॉर्म बोलस. फूड क्या होता है? सलावा के साथ मिक्स होता है, उसको टंग मिक्स करती है और उसके बोलस बन जाते हैं, फूड के छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, एंड देन दैट बोलस enter through the pharynx and esophagus, and swallowing process occur, and that process of swallowing is called as deglutations. Okay, pharynx के द्वारा tongue help in the swallowing process called as deglutations. And third is called as peristalsis. Peristalsis. What is peristalsis? पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या है? ओके, पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या है? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड विद हेल्प ऑफ
muscles, smooth muscles in the alimentary canal, visceral muscles in the alimentary canal help in the forward movement of food. ओके, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, विसरल मसल जो रहते हैं, स्मूथ मसल जो रहते हैं, वो सॉल्विंग के बाद, डिग्लूटेशन के बाद यूसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन टू रेक्टम, ऐसे पुश करते हैं फूड को, धक्कते हैं फूड को, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालाइसिस. दैट इज द फिनोमिनन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल, food bolus through the alimentary canal from pharynx या through the gut with the help of muscular contractions. आपको पता होगा एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल की जो वाल है उसमें मस्कुलर नाम का लेयर रहता है, उसमें दो टाइप के मसल रहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, सर्कुलर मसल्स, और वो दो मसल का क्या होता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड मटेरियल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं. कौन, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहने वाले मसल्स. ओके, देन डाइजेशन कहाँ होता है, कौन से फूड का कहाँ डाइजेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Which food is digested in which organs of elementary canal, which part of elementary canal? So only पहला हम डाइजेशन देखते हैं, डाइजेशन इन बगल कैविटी. ओके, और केमिकल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, इन केमिकल प्रोसेस यूजिंग different enzymes, digestive juice, different hormones, different enzymes, ये डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग केमिकल प्रोसेस. इस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस जो होती है, ओके, दो तरीके से होती है, मैकेनिकल एक और केमिकल दो. और केमिकल में मोस्टली क्या इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन सिंपल फॉर्म में करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. बाद में डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, कौन सा फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो फर्स्ट डाइजेशन आकर, दैट इज डाइजेशन इन बकल कैविटी. ओके, ब्यूकल कैविटी क्या है, माउथ के अंदर जो कैविटी है, जहां पे टीथ है, टंग है, सलावा एक्सक्रीशन होता है, और वहां पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, किसका, स्टार्च का. तो कुछ सब्सटेंस जो है डाइजेशन करते हैं कहां पे, बगल कैविटी में. और ये भी याद रखो कि माउथ के अंदर कुछ सब्सटेंस का ऑब्जॉर्प्शन में होता है, जैसे कि ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जो है माउथ में ऑब्जॉर्ब होते हैं. मगर हमारा पॉइंट चल रहा है डाइजेशन, तो डाइजेशन के बारे में करेंगे हम डिस्कशन. ओके, तो पहला डाइजेशन जो होता है बगल कैविटी में होता है, किसका, स्टार्च का. तो क्या होता है, पहले स्टार्च जो है, आपको पता होगा बगल कैविटी में स्टार्च जो है, क्या है स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड. ओके, कितना परसेंट स्टार्च, 30% स्टार्च. 30% स्टार्च का डाइजेशन बगल कैविटी में होता है. कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम salivary amylase, जिसको हम बोलते हैं टाइलिन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, salivary amylase को हम बोलते हैं टाइलिन. ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, पॉलीसैकेराइड जो है स्टार्च, उसका कन्वर्शन किसमें करता है, माल्टोज में करता है. एंड व्हाट इज माल्टोज, माल्टोज इज द डाइसैकेराइड. माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं. तो कॉम्प्लेक्स स्टार्च का कन्वर्शन सिंपल माल्टोज में करता है, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्शन सिंपल कार्बोहाइड्रेट में होता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन इन बगल कैविटी. ओके, पॉलीसैकेराइड जो है उसका डाइसैकेराइड बनता है. एंड अबाउट, मैंने पहले बोला आपको 30% स्टार्च जो है डाइजेस्ट होती है कहाँ पे, बगल कैविटी के अंदर. ओके, और ये भी याद रखो कि सलावरी अमाइलेज जो है उसका पीएच रहता है स्लाइटली एसिडिक, दैट इज 6.8 पीएच. स्लाइटली एसिडिक है, मतलब 6.8 पीएच है,
उस पीएच में माल्टोज बनता है, या कभी कभी प्लस आइसोमाल्टोज भी बनता है। आइसोमाल्टोज आल्सो फॉर्म लिमिट डेक्सट्रीन, लिमिट ओके डेक्सट्रीन जो फॉर्म होता है, लिमिट डेक्सट्रीन okay, so these are the all components are formed due to digestion of starch, breakdown of starch in the buccal cavity. okay, पहला हो गया डाइजेशन इन बकल कैविटी कैसे होता है। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेशन इज, डाइजेशन का दूसरा पार्ट में पढ़ा रहा हूं आपको। सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेशन इज डाइजेशन इन ओके, सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेशन नंबर 2 डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक का क्या, स्टमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो याद रखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है, सब पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखो बकल कैविटी लिखना है। और स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है पूछा गया तो लिखेंगे आप प्रोटीन का डाइजेशन। तो स्टमक के अंदर क्या होता है, जो फूड है टेम्परेरी स्टोर होता है। ओके, इन द इनसाइड द स्टमक फूड इज स्टोर्ड अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स। और स्टमक के अंदर में क्या होता है आपको पता है, स्टमक के अंदर जो फूड है एसिडिक रहता है, उसको बोलते हैं एसिडिक चाइन। सेमी सॉलिड फूड रहता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक चाइन बोलते हैं। और उसके अंदर पेप्सिन ऐड होता है, इट इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। मैंने आपको बोला था स्टमक के अंदर अलग अलग सेल है, म्यूकस नेक सेल है, पैराइटल सेल है, ऑक्सीडेटिव सेल है, स्टमक के अंदर है। वो सेल क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं इसको डाइजेस्टिव जूस को बाय चर्निंग मोमेंट। स्टमक के अंदर आपको पता होगा इनपुटिंग रहते हैं, उसको बोलते रोगे। और रोगे क्या करते हैं, फूड का चर्निंग करते हैं, मतलब मिक्सिंग करते हैं। ओके, एंड कन्वर्ट दैट एसिडिक पेस्टी फूड कॉल्ड एज चाइन। तो स्टमक में चर्निंग होने की वजह से क्या होता है, फूड का मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है, वो जो फूड है वो एसिडिक बन जाता है, पेस्ट के फॉर्म में बन जाता है। एंड दैट एसिडिक पेस्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज चाइम, CHYME। ओके, कहां पे, स्टमक के अंदर फूड जो एसिडिक बन जाता है उसको हम बोलते हैं चाइम। और स्टमक के अंदर 2 एंजाइम फॉर्म होते हैं, कौन से, नंबर 1 पेप्सिनोजीन। पेप्सिनोजीन मैंने बोला था आपको एडल्ट में होता है, ये एडल्ट में होता है पेप्सिनोजीन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करता है, कन्वर्शन करता है किसके, पेप्सिन में। कहां पे बोल रहा हूं, डाइजेशन इन स्टमक इन व्हाट, एडल्ट। एडल्ट में होता है, एडल्ट में। ओके, एडल्ट पर्सन में क्या होता है, पेप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव प्रोएंजाइम है। प्रोएंजाइम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, इसलिए बोलते हैं उसको प्रोएंजाइम। इनएक्टिव है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करता है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता होगा पेप्सिन क्या है, एक्टिव एंजाइम है ना। तो स्टमक में एडल्ट के अंदर शुरुआत में पेप्सिनोजिन जो है ओके इनएक्टिव था, वो इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में क्या होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और उसी के साथ एडल्ट में बोल रहा हूं प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और कौन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, पेप्सिन करता है, पेप्सिन करता है। और फिर उससे क्या बनता है, प्रोटियोजेस। ओके, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स। पेप्टोन्स ये क्या है, प्रोटीन के कंपोनेंट है, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ओके, जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइड्स, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ब्रेक होने के बाद ये जो प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, पॉलीपेप्टाइड रहता है प्रोटीन, उसका पेप्टाइड फॉर्म ब्रेक होने के बाद ये 2 केमिकल बनते हैं, कौन कौन से, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। ऐसे 2 केमिकल बनते हैं जिसको हम पेप्टाइड बोलेंगे।
और फिर इन सभी का, ये तीनों का डाइजेशन बाद में इंटेस्टाइन में होगा। ये जो तीनों है, इन तीनों का डाइजेशन बाद में कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। वो बाद में कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ओके, उसका डाइपेप्टाइड में कन्वर्शन होता है। तो ये हो गया स्टमक के अंदर डाइजेशन। कहाँ पे? अडल्ट के अंदर स्टमक में ऐसे डाइजेशन होता है। और इन इन्फांट क्या होता है? इन इन्फांट, व्हाट इज इन्फांट? नवजात शिशु, जस्ट बॉर्न बेबी इज कॉल्ड इन्फांट। जस्ट बॉर्न बेबी इज कॉल्ड इन्फांट। तो वो क्या करता है? मदर का मिल्क फीडिंग करता है, मदर का जो मिल्क है वो कंज्यूम करता है इन्फांट। और आपको पता होगा वहां पे जो एंजाइम काम करता है, प्रोएंजाइम जो काम करता है, उसका नाम है प्रोरेनिन। कहां पे बोल रहा हूं? इन्फांट में बोल रहा हूं। क्या था? प्रोरेनिन था। ओके, क्या था? प्रोरेनिन था। इनएक्टिव प्रोएंजाइम है ये, इनएक्टिव प्रोएंजाइम है ये। उसका कन्वर्शन किसमें होता है? प्रोरेनिन जो इनएक्टिव था उसका कन्वर्शन पहले रेनिन में होता है, जो कि एक्टिव रहता है। रेनिन कैसा है? एक्टिव है। और ये भी कौन कर रहा है? एचसीएल। इसका मतलब याद रखो, स्टमक के अंदर जो डायल्यूट एचसीएल सीक्रेट होता है, स्टमक के अंदर जो सेल है उससे डायल्यूट एचसीएल बनता है। और डायल्यूट एचसीएल क्या कर रहा है? पहले इनएक्टिव पेप्सिन का पेप्सिन बना रहा है, और दूसरा प्रोरेनिन को इनएक्टिव जो था रेनिन बना रहा है। ये दो काम एचसीएल का है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एचसीएल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एचसीएल ये भी करता है, ओके, सलाइवरी अमाइलेज की जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज कर देता है। कौन? एचसीएल। कहां पे? स्टमक के अंदर। ओके, वो भी हम बताएंगे बाद में। ओके, और बाद में क्या होता है? बाद में वो रेनिन क्या करता है? केसीन, मिल्क प्रोटीन है। ओके, केसीन क्या है? केसीन मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन जो है मदर की मिल्क में रहता है। केसीन जब बेबी कंज्यूम करता है मदर का मिल्क, उसमें मिल्क प्रोटीन है केसीन। उसका कन्वर्शन, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कौन? रेनिन। केसीन जो मिल्क प्रोटीन है वो रेनिन क्या करता है? उसका कन्वर्शन पैरा केसीन में करता है। किसमें करता है? केसीन का कन्वर्शन रेनिन के प्रेजेंट में पैरा केसीन में होता है। ओके, बाद में पैरा केसीन, ओके, पैरा केसीन जो है रिएक्ट होता है किसके साथ? कैल्शियम के साथ। पैरा केसीन रिएक्ट विद कैल्शियम साल्ट टू फॉर्म कैल्शियम पैरा केसिनेट। ओके, पैरा केसिनेट, कैल्शियम पैरा केसिनेट बनता है। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द कर्ड, जिसको हम दही बोलते हैं। छोटे बच्चे जब वोमिटिंग करते हैं उसके माउथ में से क्या होता है? कर्ड जैसा सब्सटेंस बाहर आता है, उसको बोलते हैं कर्ड। तो कैल्शियम पैरा केसिनेट क्या है? कर्ड जैसा सब्सटेंस, कर्ड जैसा, दही जैसा सब्सटेंस बनता है। ओके, और बाद में फाइनली क्या होता है? कैल्शियम पैरा केसिनेट, ओके, कैल्शियम पैरा केसिनेट का कन्वर्शन पेप्टोन में हो जाता है। पेप्टोन्स में हो जाता है, मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन में होता है। और वो कौन करता है? पेप्सिन। तो मैंने पहले बोला था आपको, यहाँ पे एडल्ट में पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है। एडल्ट में पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है। प्रोटीओजेस एंड पेप्टो में बना रहा है, सिंपल प्रोटीन में। और फेटस में क्या करता है? फेटस में क्या करता है? पैरा केसिनेट का कन्वर्शन किसमें करता है? पेप्टोन में करता है। तो मैंने पहले बोला आपको, पेप्टोन क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। पेप्टोन क्या है? पेप्टाइड है। ओके, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन में कन्वर्शन हो रहा है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज भी है स्टमक के अंदर, और एक काम होता है, small amount of lipid also digested with the help of gastric lipase hydrolyze small amount of lipid। मैक्सिमम नहीं होता, बहुत कम अमाउंट में क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम बनता है स्टमक के अंदर, और वो क्या करता है? लिपिड का डाइजेशन भी करता है। कहां पे?
स्टमक के अंदर। सो दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन बगल कैविटी हुआ, डाइजेशन इन स्टमक हुआ। अभी तीसरा जो डाइजेशन मैं बता रहा हूं, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के अंदर का डाइजेशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अडल्ट में ये दो रिएक्शन होती है, प्रोटीन ब्रेक होने का पर्पस है इसका, और यहाँ पे इन्फेंट में क्या होता है, जो केसिन नाम का मिल्क प्रोटीन है उसका डाइजेशन करने के लिए ये सब कुछ होता है ना। ओके, सो ऑल द रिएक्शंस आर हैपन इन अडल्ट एज वेल एज इन्फेंट एंड द पर्पस इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। दोनों जगह पे प्रोटीन डाइजेशन होता है, और इसलिए यहाँ पे पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन ऐसे दो एंजाइम बनते हैं स्टमक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रो एंजाइम्स which help in the digestion of protein in the adult as well as infant. Next is third part of digestion is digestion का तीसरा जो पार्ट है, या मोस्टली लास्ट पार्ट है अभी। पहला हुआ बगल कैविटी जिसमें डाइजेशन स्टार्ट हुआ स्टार्च का, दूसरा हुआ स्टमक जहां पे मैक्सिमम प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब तीसरा जो मैं बता रहा हूं, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको बताना चाहता हूं मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होता है। वेरियस टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल जो है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ओके, या फिर न्यूक्लिक एसिड है, या फिर फैट है, ये सभी का डाइजेशन कहाँ होता है? प्रोटीन है। मैक्सिमम फूड मटेरियल डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम नाम के पार्ट में होता है। उसका रीजन क्या है आपको पता है? ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है? 3 ट्यूब कंबाइन होते हैं, गॉल ब्लैडर से आने वाला, गॉल ब्लैडर और लीवर से आने वाला कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रियाटिक डक्ट। ये सभी का मिक्सचर ड्यूडेनम में ऐड होता है, और जो फूड एसिडिक चाइल्ड था वो अभी अल्कलाइन चाइल्ड बन जाता है, अल्कलाइन चाइल्ड बन जाता है। और ये डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मैंने बोला आपको ड्यूडेनम होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ड्यूडेनम क्या है। सी सेपरेट ट्यूब है जहां पे 3 पाइप ओपन होते हैं। एक तो स्टमक के अंदर का फूड जाता है, स्टमक के अंदर का फूड जाता है पाइलोस के द्वारा, एक पैंक्रियास के अंदर से पैंक्रियाटिक जूस आता है, 2 और गॉल ब्लैडर प्लस हेपेटिक डक्ट से क्या आते हैं, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट से बाइल साल्ट आता है, बाइल जूस आता है। तो इन तीनों का मिक्सचर होता है, एंड इट ऑकर इन द ड्यूडेनम। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ड्यूडेनम होता है। चाय इज मिक्स्ड विद द बाइल जूस। चाय का मिक्सचर किसके साथ होता है? बाइल जूस 1, पैंक्रियाटिक जूस 2 और इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड एज सकस इंट्राइकस। इंटेस्टाइनल जूस भी बनता है जिसको हम बोलते हैं सकस इंट्राइकस। ये तीनों का मिक्सचर डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। और एक बार बोल रहा हूं, कौन कौन तीनों? 1 इज बाइल जूस, 2nd इज पैंक्रियाटिक जूस, एंड 3rd इज इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड एज सकस इंट्राइकस। ये तीनों क्या करते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला दैट इज एक्शन ऑफ इसका बाइल। फूड के डाइजेशन में बाइल का क्या रोल है? बाइल कैसे हेल्प करता है फूड डाइजेशन के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं आपको, बाइल जो है फैट का डाइजेशन करता है, फैट का। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स है, और फैट ग्लोब्यूल के साथ रिएक्ट होता है कौन? बाइल साल्ट। ओके, दिस इज द बाइल साल्ट। फैट ग्लोब्यूल के साथ बाइल साल्ट रिएक्ट होता है, और ये दोनों से क्या बनता है फिर? ये बाइल साल्ट के साथ ये है फैट, और इसके बाजू में फैट के सराउंडिंग कौन सा एक्यूमुलेट होता है? बाइल साल्ट एक्यूमुलेट होता है अराउंड द फैट ग्लोब्यूल्स। ये दोनों का मिक्सचर हो गया फिर यहाँ पे किसका? ओके, अंदर था फैट, अंदर है फैट ग्लोब्यूल्स, और बाहर कौन है? बाइल साल्ट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और फिर वहां पे क्या बनता है? फैट का इमल्सिव फैट ड्रॉपलेट बनता है, फैट ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं हम लोग
इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट बनते हैं, मतलब फैट का डाइजेशन अभी स्टार्ट होने लगा है। इमल्सिफाइड का मतलब सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट होने लगा है। कौन? फैट्स। बाइल के साथ उसका रिएक्ट होता है फैट। ओके, क्योंकि डायरेक्ट फैट ब्लड में मिक्स नहीं होता, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ डिजोल्व नहीं हो सकता, इसलिए पहले फैट का क्या होता है, बाइल साल्ट के साथ रिएक्शन होता है। ओके, और उसको हम बोलते हैं फैट इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। कैसे होता है इमल्सिफिकेशन? फैट का और बाइल साल्ट का रिएक्शन होके इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट बनते हैं। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ और इमल्सिफिकेशन दैट इज कन्वर्शन ऑफ फैट इनटू मिसेल्स और ट्राइनी ड्रॉपलेट्स, इसको हम बोलते हैं फैट ड्रॉपलेट्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिसेल्स। स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द फैट इज आल्सो कॉल्ड एज मिसेल्स बोलते हैं हम उसको। ओके, तो ये मिसेल्स बनाने के लिए, टाइनी ड्रॉपलेट बनाने के लिए बाइल साल्ट का रोल इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसे? दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम यूज होता है, कौन सा? लाइपेज। ओके, हु बाइल साल्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज। बाइल साल्ट की वजह से क्या होता है, लाइपेज नाम का एंजाइम है, फैट ग्लोब्यूल के साथ ऊपर वर्क कर सकता है, और फैट बाइल आल्सो एक्टिवेट द लाइपेज। और दूसरा काम जो बाइल है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है, किसको? एक्टिवेट लाइपेज। मतलब लाइपेज एंजाइम का जो एक्टिविटी है फैट के ऊपर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइल क्या कर रहा है, लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है ना। कौन? बाइल। ओके, इसका मतलब दिस इज द डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद हेल्प ऑफ बाइल। बाइल के द्वारा कैसे फैट का इमल्सिफिकेशन होता है और उसके कैसे फैट ड्रॉपलेट या मिसेल्स बनते हैं। मैं आपको बोला अभी, उसका सेकंड पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज एक्शन ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ पे आपको पता है पैंक्रियास के अंदर एसिडी रहते हैं, एसिडी एंडोक्राइन पार्ट, और एसिडी से क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, एंड दैट पैंक्रियाटिक जूस कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स। तो उसका पहला एंजाइम का नाम है अमाइलोप्सिन, और उसी को बोलते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। वो क्या करता है, बाद में फिर बकल कैविटी अंदर जो रिएक्शन हुई थी, जहाँ पे 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, अभी रिमेनिंग स्टार्च का डाइजेशन यहाँ होगा, कहाँ पे? विद हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूस होगा। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, एंजाइम है। ओके, ये क्या था, स्टार्च पॉलीसेकेराइड था, और इस स्टार्च से क्या बनता है, और माल्टोज बनता है। क्या है माल्टोज? डाइसेकेराइड है। मैंने पहले बोला आपको 30% स्टार्च का ऑलरेडी डाइजेशन हो चुका है, कहाँ पे? बकल कैविटी में। अभी रिमेनिंग 60% जो डाइजेशन है, remaining 60% digestion occur in the where? Small intestine with the help of pancreatic juice. Okay, और उसी को बोलते हैं हम लोग अमाइलोप्सिन, और that is also called as pancreatic amylase। याद रखो, इसको हम टाइलिन नहीं बोलेंगे। सलावरी अमाइलेज को हम टाइलिन बोलते थे ना, इसको हम टाइलिन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमाइलोप्सिन, आल्सो कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, और फिर वही रिएक्शन होने वाली है, क्या? एक तो माल्टोज बनेगा, या फिर प्लस आइसोमाल्टोज बनेगा, प्लस डेक्स्ट्रिन बनेगा। तो ये 3 शुगर बनते हैं स्टार्च का ब्रेकडाउन होने के बाद। कहाँ पे? सलावरी अमाइलेज के पैंक्रियाटिक अमाइलेज के प्रेजेंट में होता है रिएक्शंस। ओके, और यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस हेल्प करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस का और एक काम है, दे आल्सो प्रोड्यूस एंट्रोकाइनेज। व्हाट? फैक्टर एंट्रोकाइनिन। ओके, और वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन का कन्वर्शन
ट्रिप्सिन में करता है कौन? एंट्रोकाइनिन। कौन बना रहा है? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंट्रोकाइनिन फैक्टर बनता है। एंट्रोकाइनिन आल्सो कॉल्ड एज एंट्रोपेप्टाइडेज। एंट्रोकाइनिन को बोलते हैं हम लोग एंट्रोपेप्टाइडेज बोलते हैं। एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मिक्स होता है, एक्टिवेट करता है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। क्योंकि ट्रिप्सिनोजिन क्या था? इनएक्टिव था, और ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव है। और ये कौन कर रहा है? एंट्रोकाइनिन कर रहा है। और एंट्रोकाइनिन कहाँ बन रहा है? इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बन रहा है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर से आ रहा है ना, ठीक है ना। बाद में काइमोट्रिप्सिनोजिन, यहीं पे और रिएक्शन मौजूद होती है। काइमोट्रिप्सिनोजिन का कन्वर्शन काइमोट्रिप्सिन में होता है। काइमोट्रिप्सिन में होता है, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है सब कुछ प्रोटीन का। ओके, काइमोट्रिप्सिन में होता है। और वो कौन करता है? दैट इज ट्रिप्सिन। देखो, पहले ट्रिप्सिन बन गया, बाद में ट्रिप्सिन यूज हो गया, काइमोट्रिप्सिन बन गया, और बाद में क्या होता है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ओके, in presence of again same, that is trypsin, pro carboxy peptide जो था, in presence of trypsin converted into carboxy peptides, carboxy peptidase। ओके, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड कन्वर्शन कार्बोक्सी पेप्टाइड में होता है। और फाइनली याद रखो, फाइनली क्या होता है? मैंने आपको बोला था स्टमक के अंदर बने थे कौन कौन? प्रोटीन। स्टमक के अंदर याद रखो कौन कौन बने थे? एक प्रोटीन बना था, प्लस पेप्टोन बना था, प्रोटीन बना था, पेप्टोन बना था, और प्रोटियोजेस बना था। कहाँ पे? स्टमक के अंदर। ये तीनों का मिक्सचर होता है, और यहाँ पे एक्शन होती है किसकी? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की। तीनों के एक्शन होते हैं यहाँ पे। किसकी? हाँ, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ओके, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों की एक्शन होती है यहाँ पे। और फिर क्या बनता है? डाइपेप्टाइड बनता है। डाइपेप्टाइड बनता है मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बन गया। बाद में डाइपेप्टाइड का ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड बन जाएगा। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में बाद में देखते हैं। ओके, इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रेशन जो होता है वो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस का कन्वर्शन किसने किया? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइड ने किसने किया? डाइपेप्टाइड में किया। उसी के साथ इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द बाइल जूस और भी कुछ रिएक्शन होती है। ओके, जैसे ये हो गया स्टार्च का डाइजेशन, बाद में मैंने आपको बता रहा हूं। ओके, फिर प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, डाइपेप्टाइड बन गया ना। प्रोटीन का डाइजेशन होके डाइपेप्टाइड बन गया, मतलब सिंपल प्रोटीन बन गया। उसी के साथ यहाँ पे और क्या होता है? फैट का भी ब्रेकडाउन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस। कौन है एंजाइम्स? लाइपेजेस क्या करता है? उसका कन्वर्शन डाइग्लिसराइड में करता है। और फिर और सेम एंजाइम्स लाइपेजेस उसका कन्वर्शन मोनोग्लिसराइड में करता है। मतलब फैट इनटू सिंपल फॉर्म, फैट इनटू ग्लिसरॉल। आपको पता होगा फैट का कन्वर्शन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में होता है। तो यहाँ पे लाइपेज क्या करता है? फैट का कन्वर्शन डाइग्लिसराइड और फिर वही लाइपेज मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे फैट का डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे फैट का डाइजेशन हो रहा है। और इसका मतलब किसका डाइजेशन हुआ? पहला डाइजेशन हुआ स्टार्च का, किसने किया? सलाइवरी एमाइलेज। दूसरा डाइजेशन हुआ प्रोटीन का, किसने किया? एंट्रोकाइनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये सभी ने प्रोटीन का डाइजेशन किया।
बाद में लाइपेटिक्स का डाइजेशन किया, लिपिड का किया, फैट का किया। अभी और एक एंजाइम है, ओके, दैट इज न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस एक ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है, डीएनए, आरएनएच, इनको बोलेंगे न्यूक्लियेजेस। ओके, जो डीएनए को या आरएनए को ब्रेक डाउन करता है और उसका कन्वर्जन किसमें करता है, न्यूक्लियोटाइड में करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में करता है। कौन? पैंक्रेटिक जूस के अंदर ये न्यूक्लियेजेस बनता है, न्यूक्लियेजेस, क्योंकि पैंक्रेटिक जूस के अंदर बहुत मिक्सचर था। मैंने पहले बोला था आपको, पैंक्रेटिक एंजाइम में ट्रिप्सिन बनता था, पैंक्रेटिक एमाइलेज बनता था, पैंक्रेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ओके, देन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस, इस सभी का सिक्रेशन होता था कहां पे, पैंक्रेटिक जूस में। इसलिए ये जो सभी प्रोडक्ट का डाइजेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ पैंक्रेटिक जूस हो गया ना। अभी फाइनल डाइजेशन कहां होता है, इन द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। फाइनल डाइजेशन आकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। और वो कौन करता है, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड आकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है। इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट जूस फॉर्म होते हैं, डिफरेंट एंजाइम फॉर्म होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है सबकस इंट्राइकस सब्सटेंस जैसे बनते हैं, और एट ड्यूडेनम इंटेस्टाइन एंजाइम्स एक्ट ऑन द प्रोडक्ट। ड्यूडेनम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है और क्या बनता है, पहले प्रोटीन का कैसे डाइजेशन होता है। देखो प्रोटीन का मैंने बोला था आपको, क्या बना था, पहले डाइपेप्टाइड बना था, डाइपेप्टाइड बना था प्रोटीन का। अब यहाँ पे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज ब्रेक करता है और उससे क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन खत्म हो चुका है। ओके, प्रोटीन का डाइजेशन खत्म हो चुका है। अभी तक कैसे होता है प्रोटीन का डाइजेशन, मैंने बताया। पहले प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोरेनिन थे, पेप्सिनोजिन थे, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस किया। उन पेप्टोन, प्रोटियोजेस या प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस से क्या बन गया, डाइपेप्टाइड बन गया। और डाइपेप्टाइड का भी ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। मतलब प्रोटीन डाइजेशन फिनिश। और शुगर में अभी तक डाइसेक्राइड बना था, पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड बन चुका है अभी तक। डाइसेक्राइड में कौन कौन, पहले माल्टोज, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज क्या करता है, माल्टोज क्या करता है, माल्टेज के प्रेजेंट में दो मोनोसेक्राइड बनाता है, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्या है ये, मोनोसेक्राइड है। ये कौन है, डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का मोनोसेक्राइड बन गया, किसने बनाया, माल्टेज ने। दूसरा लैक्टोज, लैक्टोज मिल्क शुगर, इसको बोलते माल्ट शुगर, इसको बोलते मिल्क शुगर, लैक्टोज। इसको ब्रेक करने के लिए लैक्टेज। ओके, ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्शन करता है। ये दोनों कौन है, मोनोसेक्राइड है, लैक्टेज कर रहा है। बाद में सुक्रोज, क्या है सुक्रोज, केन शुगर, केन शुगर ब्रेक डाउन विद हेल्प ऑफ सुक्रेज। सुक्रेज आल्सो कॉल्ड एज इनवर्टेज। और वो क्या करता है, सुक्रोज का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाता है, मोनोसेक्राइड। और सुक्रेज इज आल्सो कॉल्ड एज, अनदर नेम ऑफ द सुक्रेज इज इनवर्टेज। वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनाता ना, मतलब किसका डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। दिस इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, दिस इज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, बाद में अभी डाइजेशन किसका होने वाला है, न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या बनेगा, पहले न्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको बताया था पहले न्यूक्लियोटाइड बना था ना, कहां पे, पैंक्रेटिक जूस में। न्यूक्लिक एसिड का
न्यूक्लियोटाइड बना था, सिंपल मोनोमर बना था, और वो किसने बनाया था? न्यूक्लियस, जो पैंक्रियाटिक जूस में बनता था। ओके, और न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्शन किस में होने वाला है? न्यूक्लियोसाइड में होने वाला है। कौन कर रहा है? न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्शन न्यूक्लियोसाइड में करेगा, और बाद में ये न्यूक्लियोसाइड्स का कन्वर्शन, न्यूक्लियोसाइड का कन्वर्शन किसमें होता है? पेंटो शुगर, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड रहता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट रहते हैं। कौन कौन? पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। बाद में से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, क्या रह गया? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर अभी क्या था? पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये दोनों कंपोनेंट रहते हैं। और यहाँ पे एंजाइम कौन है? यहाँ पे एंजाइम था न्यूक्लियोसाइडेज। याद रखो, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाला न्यूक्लियेजेस, जिसने न्यूक्लियोटाइड बनाया, और न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने वाला न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोसाइड बन गया, और न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करने वाला न्यूक्लियोसाइडेज। ओके, न्यूक्लियोसाइडेज। और क्या बन गया फाइनली? पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस बन गया ना। पेंटो शुगर आपको पता है डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर है, आरएनए के अंदर राइबो शुगर है, और नाइट्रोजन बेस बनते हैं एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिन, साइटोसिन। ओके, ये ग्वानिन, ये पूरे नाइट्रोजन बेस बनते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है? फैट का डाइजेशन कैसे होता है? फैट का डाइजेशन कैसे होता है? ये हो गया किसका डाइजेशन? ये हो गया किसका डाइजेशन? न्यूक्लिक एसिड का हो गया। अभी फाइनली फैट का डाइजेशन होने वाला है। फैट का डाइजेशन होने वाला, लिपिड का डाइजेशन होने वाला है, दैट इज डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। ओके, मोनोग्लिसराइड ये क्या थे? फैट थे, फैट के फॉर्म थे। और इससे क्या बनेगा? फाइनली क्या बनेगा? फैटी एसिड बनेगा प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल फॉर्म है। और यहाँ पे और सेम एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। ओके, एंजाइम के नाम और उस एंजाइम की वजह से सबस्ट्रेट कौन थे और प्रोडक्ट कौन से बनते हैं। याद रखो, एंजाइम के लेफ्ट साइड में जो है वो सबस्ट्रेट है, एंजाइम के राइट साइड में जो है वो प्रोडक्ट है। तो अलग अलग रिएक्शन यहाँ पे होते हैं, और सबस्ट्रेट से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं ना। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई एंजाइम भी सिक्रेट नहीं होता। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब वहां पे क्या होगा? अब्जॉर्प्शन हो सकता है। कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ। लार्ज इंटेस्टाइन बता रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा खत्म हो चुका है। ओके, डाइजेशन हो चुका है, पूरा डाइजेशन पूरा हो चुका है। कहां कहां और डाइजेशन? बगल कैविटी में हुआ, स्टमक में हुआ, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगा, मगर लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन करते हैं कौन? लार्ज इंटेस्टाइन्स। दे आल्सो हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ म्यूकस सीक्रेट होता है, और म्यूकस की वजह से क्या होता है? गोबलेट के अंदर म्यूकस सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं, म्यूकोसा नाम का लेयर म्यूकस सीक्रेट करता है। और म्यूकस की वजह से क्या होता है? जो फेकल मैटर है, अभी फेकल मैटर बन गए ना, एक्सिटा बन गए, एक्सिटा। उस फेकल मैटर के, उस एक्सिटा के क्या होता है? एडेनिन होता है। एडेनिन मतलब चिपक जाते हैं वो फेकल मैटर, एक्सिटा दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एंड दे फॉर्म अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल टुगेदरली लुब्रिकेटिंग द इजी पैसेज। और म्यूकस की वजह से क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जो है, फेकल मैटर जो है, एक्सिटा जो है, म्यूकस के साथ मिक्स होता है, और उसके वजह से, म्यूकस की वजह से उसका लुब्रिकेशन होता है, मतलब वो इजीली पास हो जाता है आगे। और मैंने शायद आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है वो सेमी लिक्विड था, सेमी फ्लूइड था, अल्कलाइन था, जिसको हम बोलते थे चाइल, CHYLE। द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज
सेमी लिक्विड रहता है और उसको हम चाइल्ड बोलते थे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का फूड कैसा था, अल्कलाइन था। ओके, और डाइजेस्टिव एक्टिविटी लाइक गैस्ट्रिक, डाइजेस्टिव एक्टिविटी में क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी कौन कर रहा है, न्यूरॉन एंड हार्मोन्स। रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी दोनों पार्ट करते हैं ऑर्गन के, एक न्यूरॉन और दूसरा हार्मोन्स। सो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज लाइक गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो पहले न्यूरल का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है देखेंगे। न्यूरॉन कैसे वर्क करते हैं, बाय सीइंग द साइट, साइट मतलब फूड को देख के, स्मेल, फूड का स्मेल लेने के बाद या फूड का टेस्ट करने के बाद, बकल कैविटी में डालने के बाद, फूड का टेस्ट करने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस जो है ओके स्टार्ट होता है। और साइट, स्मेल, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द बकल कैविटी स्टिमुलेट द सलाइवरी सिक्रेशन। ओके, साइट की वजह से मतलब फूड को देख के, स्मेल की वजह से और फूड का टेस्ट लेने की वजह से बकल कैविटी के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन होता है और उसकी वजह से डाइजेशन स्टार्ट होता है। एक दूसरा, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रेट digestive hormone and they control the secretion of digestive enzyme juice. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव हार्मोन बनते हैं एंड दैट डाइजेस्टिव हार्मोन कंट्रोल द डाइजेस्टिव सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस अगर सिक्रेट होता है तो फूड का डाइजेशन इजी हो पाता है ना। तो ये हो गया डाइजेशन। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बकल कैविटी के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, बकल कैविटी के अंदर और भी एंजाइम बनता है लाइसोझाइम नाम का। बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी एमाइलेज तो स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है, उसी के साथ लाइसोझाइम नाम का एंजाइम बनता है जो बैक्टीरियासाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है। कौन, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम बनता है जो स्टार्च को डाइजेशन करता है। और लाइसोसोम जो होता है, लाइसोझाइम ये जो एंजाइम है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को किल करता है। उसी के साथ बकल कैविटी में फूड के बोलस बन जाते हैं, बोलस, और वो बोलस फूड के बोलस जो है डिग्लूटेशन करने के बाद, सॉलिंग करने के बाद कहाँ पे जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं या फिर फैरेंक्स में जाते हैं, फैरेंक्स से यूसोफेगस, स्टमक में जाते हैं। कौन, बोलस, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाइसिस। ओके, देन स्टमक के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है अडल्ट में कैसे डाइजेशन होता है, स्मॉल चिल्ड्रन में कैसे होता है, फेटस में, ये दोनों मैंने आपको बताया प्रोसेस। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मस्कुलरिस लेयर जो है, मस्कुलरिस लेयर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो मसल के द्वारा फूड का मूवमेंट करता है और दे आल्सो हेल्प इन द फैसिलिटेट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ओके, पैंक्रियास और बाइल डक्ट दोनों का कंबाइन होने के बाद हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनती है। ओके, और वहां पे डिफरेंट एंजाइम होते हैं, फैट का एमल्सिफिकेशन होता है, मिसेंस बनते हैं और प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस जो है ये दोनों को, तीनों को बोलते हैं हम लोग पार्शियली डाइजेस्टिव प्रोटीन बोलते हैं। पेप्टोन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन, प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस, ये तीनों को बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। उसका कन्वर्शन बाद में डाइपेप्टाइड में होता है और फाइनली उसका कन्वर्शन अमीनो एसिड में होता है। ये भी मैंने आपको बताया। ओके, ये पूरा पार्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। बाद में डिफेसिकेशन प्रोसेस होते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है मैंने बताया आपको। ओके, मस्कुलर एक्टिविटी जो डिफरेंट पार्ट में होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, मॉडरेट द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड सीएनएस। न्यूरल एक्टिविटी जो है मस्कुलर मूवमेंट करते हैं कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल में, लोकल एंड सीएनएस के द्वारा। ओके, वो मसल्स वर्क करते हैं और सिक्रेशन होता है। नाउ लास्ट पॉइंट इसका मैं ले रहा हूं, calorific value of the protein, carbohydrate and fats. Another point of the chapter is calorific values. Calorific value of protein, carbohydrate, okay, and fats. ये तीनों का कैलोरिफिक वैल्यू क्या है। अब पहले कैलोरिफिक वैल्यू क्या है हम देखेंगे। आपको याद रखना होगा, जैसे फूड डाइजेशन होता है उस फूड से किलो कैलोरी एनर्जी मिलते हैं, मतलब कौन सा भी फूड आप खाएंगे तो उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। तो फूड क्या है, फूड इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फूड हैविंग पोटेंशियल एनर्जी इन इट। फूड के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फूड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप जो फूड खाओगे वो फूड आपकी बॉडी में चला जाएगा
वो सेल में चला जाएगा और उस फूड से आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेंगे, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज कैलोरिफिक वैल्यूज। वो एनर्जी जो मिलती है आपको हीट के फॉर्म में, फूड से क्या बन रहा है, फूड से क्या बन रहा है, हीट बनती है ना आपकी बॉडी में, और वो जो हीट है आपकी बॉडी का फंक्शन कंफर्म करती है, कंट्रोल करती है, तो उसको हम बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यूज। ओके, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल फॉर एनर्जी कंटेंट। हर एक एनिमल में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी कंटेंट कहाँ पे है, फूड के अंदर है। ये एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजर हीट एनर्जी। फूड के अंदर जो एनर्जी है वो फूड के अंदर की एनर्जी, फूड ब्रेक होने के बाद सेल के अंदर, मैंने बोला था आपको सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में दो टाइप की एनर्जी बनती है, एक एटीपी एंड सेकंड इज हीट एनर्जी। फूड मटेरियल ब्रेक होने के बाद दो टाइप की एनर्जी मिलती है, वन इज कॉल्ड एज एटीपी दैट इज कंजर्व्ड एनर्जी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हीट। तो 40% एनर्जी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड 60% एनर्जी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट। याद रखो, फूड से आपको क्या मिलता है, हीट मिलती है, अल्टीमेट ऑल एनर्जीज, एंड दिस इज मेजर्ड एज कैलोरीज। तो जो भी फूड मिलता है आपको हीट के फॉर्म में, जो फूड होता है, तो वो हीट जो है दैट इज कैलोरीज। कैलोरीज के फॉर्म में मिलते हैं ना, या वो जूल के फॉर्म में मिलते हैं, जूल्स। एनर्जी को मेजर करने के दो रूल्स, दो पैरामीटर्स है, वन इज कैलोरीज और दूसरा दूसरा है जूल्स। कैलोरीज में या जूल्स में फूड का कन्वर्शन होता है, एंड विच इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड एट राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water. Okay, amount of energy required, amount of energy required to rise, amount of energy required to rise क्या, heat, amount of energy required to rise the temperature of 1 gram of water, rise the temperature of water। तो याद रखो 1 ग्राम वाटर लिया आपने तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है। 1 ग्राम वाटर लिया आपने तो उसकी वजह से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है। सिंस वैल्यू ऑफ टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज, फिजियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरीज एंड किलो जूल्स। कौन, फिजियोलॉजिस्ट कौन सा यूनिट यूज करते हैं, किलो कैलोरीज या फिर किलो जूल्स। किलो जूल्स ये पैरामीटर यूज करते हैं। कौन, फिजियोलॉजिस्ट जो है कैलोरीज की जगह पे या जूल की जगह पे किलो कैलोरीज या किलो जूल यूनिट यूज करते हैं। एंड 1 किलो कैलोरीज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kilogram of water. 1 kilo calories का मतलब amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water. 1 kilo calories का मतलब क्या है, 1 kilo calories का मतलब क्या है, amount of energy required to increase the temperature of 1 kilogram of water. उसको बोलते हैं 1 kilo calories by how much, 1 degree Celsius, that is also called as, उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं 1000 कैलोरीज। 1 किलो कैलोरी मतलब कितना है, 1 किलो कैलोरीज also called as 1000 कैलोरीज। 1000 कैलोरीज से 1 किलोग्राम वाटर का क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। 1 किलो कैलोरीज की वजह से 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उसको हम बोलते हैं 1000 कैलोरीज। और किलो जूल में और कैलोरीज को हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल के फॉर्म में लिखते हैं। एंड अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज कॉल्ड एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा वेसल है कि जिसके अंदर हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। कहाँ पे, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर क्लोज मेटल चैम्बर है फिल्ड विद द ऑक्सीजन, और ग्रॉस कैलोरी वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ये हम मेजर करते हैं। एंड
the actual amount of energy combustion of 1 gram of food is physiological value. ओके, दो टाइप के वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे. कौन कौन से दो टाइप की वैल्यू बता रहा हूं? one is called as okay, first is called as gross calorific values. वो क्या है? Amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram of food in a bomb calorimeter is called as gross calorific value है, या उसको बोलते हैं ग्रास एनर्जी वैल्यू. अब दूसरा मैं बोल रहा हूं actual amount of energy combustion of 1 gram of food is called as physiological value. Actual amount of energy combustion of 1 gram of food is called as physiological value of food, और gross calorific value of food जो है gross calorific value, और physiological value जो है फूड की वो अलग है. ओके, कौन? ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है फूड के अलग है. ओके, पहला है ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू और दूसरा है फिजियोलॉजिकल वैल्यू. ये दो वैल्यू हम निकालेंगे इसकी फूड की. कौन कौन सी फूड की? नंबर एक पहला फूड कौन है? फूड कौन सा फूड है? नंबर एक कार्बोहाइड्रेट. नंबर दो फैट एंड नंबर तीन प्रोटीन. इन तीनों की हम ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू देखेंगे. तो फिर सबसे पहले कौन था? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था. ओके, कार्बोहाइड्रेट के बाद लेंगे हम प्रोटीन और प्रोटीन के बाद लेंगे हम फैट्स. तो इन तीनों का वैल्यू क्या है देखेंगे. तो तीनों का पहले हम देखेंगे ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू क्या है. ओके, और फिर फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है. एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू. ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का कितना है? कार्बोहाइड्रेट का है ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू बोल रहा हूं पहले 4.1. ओके, 4.1 किलो कैलोरीज किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है. कार्बोहाइड्रेट का ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू इतना है. बाद में प्रोटीन का कितना है? 5.65 किलो कैलोरीज है इसका प्रोटीन का. और लास्ट ओके, फैट का कितना है? फैट का 9.45 किलो कैलोरीज. 9.45 किलो कैलोरीज इन सबका, इन तीनों का ये ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू हो गया. ओके, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितने हैं? 4, 4 एंड 9. 4.0 किलो कैलोरीज, बाद में और 4.0 किलो कैलोरीज और फिर 9 किलो कैलोरीज. बस ये वैल्यू है फिजियोलॉजिकल वैल्यू. तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा कम रहती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू कम रहती है, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा रहती है. क्योंकि फिजियोलॉजिकल वैल्यू मतलब जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए है ना, और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू मतलब टोटल एनर्जी है, जो फूड से टोटल एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू. ओके, जितना भी फूड होगा उससे टोटल मिलने वाली एनर्जी है उसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू. और उसमें से फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए कितना यूज होती है उसको बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं. और रिमेनिंग जो वैल्यू है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाते हैं फिर. ओके, तो ये हो गया पूरा कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट फूड. ओके, डिफरेंट फूड मतलब कौन सी फूड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कैलोरिफिक वैल्यू मैंने आपको बता दिया. थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. ओके, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो. The teeth, present in the oral cavity, masticate the food, while the tongue mixes it with saliva, which is rich in electrolytes such as sodium, potassium, chloride, and bicarbonate ions, and various enzymes such as salivary amylase and lysozyme. Each of the salivary components has its own function. For instance, the salivary amylase, a carbohydrate splitting enzyme, initiates the process of digestion in the oral cavity by hydrolyzing nearly 30% of food starch into a disaccharide or simple sugar called maltose. Whereas lysozyme
acts as an antibacterial agent and kills microbes present in food substances, thereby preventing infections. Mucus, on the other hand, lubricates the food and helps the masticated food particles stick together to form a bolus. Thereafter, the bolus passes through the pharynx and then into the esophagus by the process of swallowing or deglutition. Once the bolus enters the esophagus, a series of wave-like muscular contractions known as peristalsis pushes it down the esophagus and towards the gastroesophageal sphincter, a one-way valve that conducts the bolus from the esophagus into the stomach. The bolus remains in the stomach for nearly 4 to 5 hours, where it mixes with the gastric juices secreted by the gastric glands. These glands are stimulated by the gastrin hormone and inhibited by the enterogastrin hormone, and consist of mainly 3 types of cells: mucous neck cells, which secrete mucus; peptic or chief cells, which secrete the proenzyme pepsinogen; and parietal or oxyntic cells, which secrete hydrochloric acid and intrinsic factor, a type of microprotein that absorbs vitamin B complex. The churning of the stomach walls mixes these gastric gland secretions with the bolus, forming a pulp-like substance called chyme. During the process of churning, a highly concentrated hydrochloric acid, secreted by the gastric glands, converts the proenzyme pepsinogen present in the chyme into an active proteolytic enzyme called pepsin. Interestingly, in spite of the presence of the hydrochloric acid in the lumen of the stomach's mucosal epithelium remains relatively unscathed, as the mucus and bicarbonates in the gastric juices lubricate and protect it from excoriation or wear off. The chyme from the stomach passes through the pyloric sphincter and enters the duodenum, the first part of the small intestine. Here, the movements generated by the muscularis layer of the duodenum causes the chyme to mix with pancreatic juice and bile, the secretions of the hepatopancreatic gland. These secretions contain different enzymes and pigments that help in the further breakdown of food molecules. Bile, for example, contains bile pigments such as bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol, and phospholipids. On the other hand, pancreatic juice consists of inactive enzymes such as trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylases, lipases, and nucleases. These inactive enzymes are activated by trypsin and chymotrypsin, which are produced when enterokinase, an enzyme secreted by the intestinal mucosa, acts on inactive trypsinogen to form active trypsin and also converts inactive chymotrypsinogen into active chymotrypsin. The bile and pancreatic secretions now start converting complex molecules of the chyme into simpler forms. The proteolytic enzymes trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidase, for instance, act upon the proteins, proteoses, and peptones and convert them into smaller peptides. Similarly, the pancreatic amylase hydrolyze the carbohydrates into simple sugars or disaccharides. On the other hand, enzymes such as lipases break down fats into diglycerides and monoglycerides with the help of bile, whereas nucleases acts on nucleic acids and forms nucleotides and nucleosides
In the final steps of digestion, the end products synthesized by the action of bile and pancreatic juice are further converted into absorbable molecules by intestinal juice or succus entericus that's secreted by the walls of the intestine. This juice consists of mucus secreted by the goblet cells in the small intestine's mucosal epithelium and secretions of the brush border cells of the mucosa, and contains several enzymes such as disaccharidases, dipeptidases, lipases, and nucleosidases. The simple substances produced in the duodenum are absorbed in the jejunum and the ileum regions of the small intestine. On the other hand, the undigested and unabsorbed substances, called feces, enter the cecum region of the large intestine through the ileocecal valve. The feces then travel through the colon, which absorbs water, minerals and certain drugs in the feces. The colon also secretes mucus, which adheres the undigested waste particles together and also lubricates them for easy passage. The fecal matter enters the rectum, where it is temporarily stored till defecation. Interestingly, for proper coordination of different parts of the gastrointestinal tract, its activities are under hormonal and neural control. For instance, local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa manage the secretion of digestive juices. On the other hand, the sight, smell or presence of food in the oral cavity leads to saliva secretion. Similarly, gastric and intestinal secretions such as pepsin and hydrochloric acid are also stimulated by neural signals. Neural mechanisms can also moderate the muscular activities of different parts of the alimentary canal, both local and through the central nervous system. Thus, different parts of the alimentary canal and digestive glands help us to digest the food we eat.